हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव अपने यूट्यूब चैनल BST विवेक ट्रिक पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षाओं हेतु जो भी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी वो तैयारी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो बताए। गुरु की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया, गुरु की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। गुरु के बारे में बताया गया कि हम गुरु के माध्यम से गोविंद तक पहुंच सकते हैं, गोविंद को पहचान सकते हैं। गोविंद मतलब भगवान, कि अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तभी कहा गया कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। तो इतनी बात है कि हर किसी के जीवन में एक गुरु होते ही होते हैं। ये नहीं है कि हम जब स्कूल जाएं तब ही हमारे जीवन में गुरु आए, ऐसा नहीं होता है। वो हर शख्स हमारे लिए गुरु होता है जो हमें हमारे जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सिखाता है या अच्छी राह दिखाता है। वो सब हमारे गुरु समान ही माने जाएंगे और ईश्वर ने भी दर्जा दिया है कि हम सब की जो पहले गुरु हैं वो हम सब की माँ होती हैं। तो इसी क्रम में सभी लोगों को एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं लासा और मासा। आज हम बात करेंगे LCM और HCF की, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि लगभग में हर किसी को इस टॉपिक से जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो भी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे, हम उन्हें लगाएंगे, हम उन्हें देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने प्रश्न को लगा सकते हैं। मैथ में एक खासियत है, गणित में एक ही बात खासियत रखती है कि हमें हर टॉपिक पर जब भी सवाल लगाते हैं तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम उस टॉपिक के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर हम चाहे कितने भी सवाल, कितने भी चैप्टर क्लियर करें, फिर भी वो हमारा अधूरा ही रह जाएगा। तो इसीलिए है कि जब भी हम मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो सबसे पहले उस टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट रहे उसे क्लियर करो कि वो टॉपिक में हमारे सवाल किस तरीके के बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चाहे फिर वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे एकेडमिक परीक्षा हो, कैसी भी परीक्षा रहे, हमें सबसे पहले तैयार करना होता है हमारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की लासा और मासा, LCM और HCF। तो HCF सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF क्या होता है, मासा क्या होता है। मासा के बारे में जानेंगे। अगर मासा की बात करें तो इसे कह देते हैं महत्तम समाप वर्तक। और HCF अगर हम देखें, इसे कहते हैं हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर फैक्टर यानी कि जो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन गुणनखंड होते हैं, भाई हमारे क्या कहलाते हैं, मासा कहलाते हैं। तो हमने लिखा है कि मासा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड, मासा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड। और HCF अगर इंग्लिश में देखते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों को इंग्लिश में कह देते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी जो भी हमारी चीज कॉमन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। एक बात और है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। और HCF जो होता है, जो मासा होता है, उसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। एक प्रश्न आता है कि सबसे कुछ संख्या दी जाए, उन संख्याओं का सार्वगुणनखंड पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बताइए, तो हमें क्या निकालना होता है, मासा निकालना होता है, मासा निकालना होता है। और इसके नाम में देखें तो महत्तम समापवर्तक, अगर इसे तोड़ें तो समधन अपवर्तक, समधन अपवर्तक, ठीक है। एक होते हैं अपवर्त, एक होते हैं अपवर्त और एक होते हैं अपवर्तक। जैसा हम पढ़ते हैं गुणज और गुणनखंड, तो जो अपवर्त होते हैं ये होते हैं गुणज और जो अपवर्तक होते हैं ये हमारे होते हैं गुणनखंड, ये हमारे होते हैं गुणनखंड। तो ऐसे ही हम चलते हैं कि मासा निकालने की हमारी कितनी विधियां होती हैं। तो मासा निकालने की हमारी दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। जैसे हम कहें, जैसे हम कहें कि 48, 64 और 72, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 48, 64 और 72 का HCF होगा, HCF होगा। हमें मासा बताना है कि 48, 64, 72 का मासा कितना होगा। पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से, फिर हम देखेंगे भाग विधि से। सवाल यही होगा। तो देखो अगर हम 48 के गुणनखंड करें तो 2 से काटें, 24 दूनी 48, फिर 2 से काटें, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटें, 6 दूनी 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकन 3। ऐसे ही अगर हम 64 को काटें, 64 को काटें तो 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। ऐसे ही अगर हम 72 को काटें, 72 को काटें तो हम देखेंगे 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब देखो कॉमन कितना है, तो देखो कॉमन अगर हम देखें, कॉमन देखें 1 2 1 1, अगर जे कहें तो जे कॉमन हो गया, फिर कहें जे 2 कॉमन हो गए, फिर कहें जे 2 कॉमन हो गए, फिर कहें और कहीं कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो हम सीधी सीधी बात कह सकते हैं कितनी बार कॉमन है, 3 बार कॉमन है। तो इसका होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मासा कितना होगा, 48, 64 और 72 का, तो मासा होगा 8। तो यही बात होती है कि उभयनिष्ठ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अधिक से अधिक जो कॉमन हो सकते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, मासा कहलाता है, मासा कहलाता है। तो कितना कॉमन था, तो 2, फिर 2, फिर 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 करके भी देख सकते हो। 8 6 48, 8 8 64, 8 9 72, 6 8 9। अब इनमें से कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं मासा कितना होगा, 8 होगा, मासा कितना होगा, 8 होगा। अब अगर हम कहें कि भाग विधि से करो, भाग विधि से करो तो 48, तो पहले हम क्या काम करेंगे, छोटी संख्या का, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। जो बीच वाली संख्या, अगर 3 संख्या है तो सबसे छोटी का बीच वाली में भाग दे दो। तो 48 का 64 में एक बार, तो 48, 14 में से 8 गए, 6 कितना बचा 16, फिर जो शेष बचे उसका फिर भाग दो 48 में, तो 16 तिया 48 कितना बचा शेष
जीरो बचा, जहां जीरो बची जाए, जहां जीरो बची जाए भाई हमारा क्या होगा, मासा होगा। लेकिन ये मासा होगा किन दो संख्याओं का, तो 48 और 64 का। अगर मासा पूछा जाए कि 48 और 64 का मासा बताओ तो कितना होगा, 16 होगा। ये कह सकते हैं जहां भाग देते, भाग जब तक देंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य ना बच जाए। तो हमारा शेषफल शून्य बचा, हमारा शेषफल शून्य बचा तो किसका, कितने से भाग देने पर शून्य बचा, तो 16 से भाग देने पर शून्य बचा। तो जिससे भाग देने पर शून्य बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। लेकिन उन संख्याओं का मासा कहलाएगा जिन संख्याओं को हम शुरुआत में भाग देते हैं, जिस संख्या में शुरुआत में भाग देते हैं उन संख्याओं का मासा कहलाएगा। अब फिर कहता है कि अगर एक संख्या और हो या एक और संख्या हो तो जब आगे भाग देंगे तो भाग आगे देंगे किससे, मासा से। उन दो शुरू की दो संख्याओं के मासा है। फिर भाग देंगे हम किस में, जो हमारी शेष संख्या रह जाएगी 72। 16 का भाग 72 में दें तो कितनी बार, 16 चौक 64, कितना बचा 8। अब भाग दो 8 का कितने में, 16 में, तो 8 दूनी 16, कितना बचा, अब फिर बचा 0, अब फिर बचा 0, कितना बचा, 0 बचा, कितना बचा 0। अब 0 बचा तो किससे 0 बचा, तो 8 से 0 बचा। तो अब ये कह सकते हैं कि 48, 64 और 72 का हमने भाग विधि से किया, तब एंड में जाकर जब 0 बचा तो वो कितने से 0 बचा, 8 से 0 बचा। तो इसका उत्तर होगा 8, इसका उत्तर होगा 8, इसका उत्तर कितना होगा, 8 होगा, इसका उत्तर 8 होगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो ये बात हो गई कि हमने गुणनखंड विधि से भी करना सीखा और भाग विधि से भी करना सीखा कि हम मासा को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चाहे गुणनखंड विधि से निकालो, गुणनखंड जब भी करोगे तो उनमें कॉमन देखोगे, और भाग विधि जब भी अपनाओगे तो शेषफल को शून्य बचाओगे। जब तक भाग दोगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य न बच जाए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या पहली संख्या देखो, मासा और लासा, मासा और लासा में संबंध होता है, मासा और लासा में संबंध होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अगर कोई दो संख्याएं दे रखी हैं और लासा और मासा दे रखा है तो ये बात निश्चित होगी कि उन संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे ही जब बात करें, एक कंडीशन और आती है, तो ये बात याद रखे चलनी, इस पर सवाल बहुत आते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही फिर है कि लासा अगर हमें देखना है तो लासा बराबर हम कह सकते हैं मासा गुणा अदर फैक्टर, मासा गुणा अदर फैक्टर, यानी जो मासा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऐसी, मासा का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, और बचे कौन से, जो शेष, जो फैक्टर शेष बची जाए। जैसे जिस सवाल में जो बची के 2 2 3, यहाँ 2 2 2, यहाँ 3 3 3, जो बचे वो हमारे कैसे कहलाते हैं, अदर फैक्टर कहलाते हैं। तो अदर फैक्टर बराबर देखें तो लासा बट्टा मासा, यदि हम लासा में मासा से भाग दे दें तो हमें अदर फैक्टर मिल जाता है। ऐसे ही जब संख्या निकालनी होती है, अगर कोई पूछे कि लासा दे रखा है मासा दे रखा है और वो पूछता है कि हमें संख्या बताओ कि भाई संख्या कौन सी हो सकती है, तो वो संख्या निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी अदर फैक्टर की। अदर फैक्टर का हम निकालेंगे को प्राइम नंबर सहवास संख्या, यानी कि अदर फैक्टर से हम बनाएंगे सहवास संख्या की जोड़ा, और उन जोड़ा में जो भी सहवास संख्या का जो भी जोड़ा बनेगा, सहवास संख्या का जो भी जोड़ा बनेगा, जो भी जोड़ा बनेगा, जो भी जोड़ा बनेगा, तो उस जोड़ा में जो भी जोड़ा बनेगा इसका, उस जोड़ा में किससे गुणा कर देंगे, मासा से गुणा कर देंगे, मासा से गुणा कर देंगे। भाई हमारा क्या होगा, भाई हमारी संख्या कहलाएंगी, वही हमारी संख्या कहलाएंगी। तो ये बात याद रखे चलनी है कि जब भी संख्या ज्ञात करवाई जाए, जब भी संख्या ज्ञात करवाई जाए तो हमें को प्राइम नंबर यानी सहवास संख्या, वो सहवास संख्या किसकी बनाओगे, तो अदर फैक्टर की बनाओगे, और जब सहवास संख्या की जोड़ा बन जाए तो उन्हें हम मासा से गुणा कर देंगे, मासा से गुणा कर देंगे। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं लासा। लासा हमने मासा को जाना कि मासा क्या होता है, तो मासा होता है केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर को कहते हैं मासा। ठीक है, अब लासा की जब बात करें, जब हम लासा की बात करें तो लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त यानी अगर समावर्त को तोड़ें तो समधन समधन अपवर्त, समधन अपवर्त, समधन अपवर्त। अपवर्त माना होता है गुणज, गुणज, गुणज। और गुणज को हम पिछली एक दो सवाल हमने सीटेट की क्लास में कराए थे और यहाँ बताया कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, कि किसी भी संख्या का गुणज पूछे जाए तो पहाड़ा सा मतलब होता है। ऐसे ही बात करें एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी अधिक से अधिक जो भी कॉमन हो सकता है उन सब का गुणनफल। अब सब देखें हम तो लासा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो कॉमन है वो तो है ही है, और शेष जो बचे, शेष जो बचे उन उभयनिष्ठ का, शेष गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। क्या कहलाता है, तो लासा कहलाता है। ऐसे ही एलसीएम बराबर देखें तो इंग्लिश में जो याद रखें कॉमन फैक्टर गुणा अदर फैक्टर, कॉमन फैक्टर गुणा अदर फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हम क्या कह देते हैं, एचसीएफ या मासा। तो हम एलसीएम बराबर अभी देखा हमने कि एलसीएम बराबर एक बात और कह सकते हैं एचसीएफ गुणा अदर फैक्टर, एचसीएफ गुणा अदर फैक्टर। और अदर फैक्टर बराबर क्या होगा, एलसीएम बट्टा एचसीएफ, एलसीएम बट्टे एचसीएफ, लासा बट्टा मासा क्या होगा, अदर फैक्टर होगा। ऐसे ही देखें आगे कि किन्हीं, अगली लाइन बनती है इसमें कि किन्हीं अभाज्य संख्याओं का लासा या सहवाज संख्याओं का लासा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कि किन्हीं अभाज्य संख्याओं का लासा या सहवाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कहें कि अगर कोई दो अभाज्य संख्या मान लें कि दो अभाज्य संख्या 3 और 5 हैं, अगर इनका कहें कि इनका लासा बताओ, इनका लासा बताओ, तो सीधी बात है कि क्या किसके बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। तो 3 और 5 का लासा गुणा करें, 5 15, तो किसके बराबर, 15 के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ बात समझो, यहाँ बात समझो कि लासा जब भी बात करी जाएगी तो हमें वो संख्या ढूंढ के लानी है, छोटी से छोटी ढूंढ के लानी है, तो जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए, दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए। अब पूर्णतः कट जाए तो वो क्या कहलाएगी, हमारी लासा कहलाएगी, लासा कहलाएगी। और लासा की बात करें तो ये होता है सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। जब भी सार्वगुणज पूछा जाए, सबसे छोटे सार्वगुणज की बात करी जाए तो हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। ऐसे ही आगे है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा उनमें से किसी भी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है, वह उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। ये कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याएं अगर हमें दे रखी हैं तो उनका जब भी लासा पूछा जाएगा तो उनका लासा उन संख्याओं में, उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा, या उन सब संख्याओं से बड़ा होगा, या उन सब संख्याओं से बड़ा होगा। उन संख्याओं से छोटा नहीं होगा, उन संख्याओं में जो संख्या छोटी होगी उसके बराबर नहीं होगा। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है कि जब कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्या, देखो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर हमारा 4, 6 और 12 कोई 3 संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम पूछा, एलसीएम पूछा तो 4, 6, 12 का, देखो 4, 6, 12 का एलसीएम कितना होगा, तो हम ज्ञात करेंगे अभी। देखो लासा निकालने की दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि, एक विभाजन विधि, एक गुणनखंड विधि, एक विभाजन विधि। अब हम अपने 4, 6, 12 का एलसीएम देखते हैं, यही समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम देखें 4 के गुणनखंड करें, 4 के गुणनखंड करें तो 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 दूनी 4, डायरेक्ट कर देते हैं। 6 के गुणनखंड 2 तिया 6, 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें देखो कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है,
कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है। तो 2 कितनी बार, 2 एलसीएम देखें तो 2 एक बार उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणा शेष गुणनखंड। शेष गुणनखंड का मतलब ये है कि अगर कहीं 2 एक बार आ जाए कि 2 संख्याएं किन्हीं 3 संख्याएं उनमें से 2 जगह एक जैसे आ जाए तो उन्हें भी एक बार लोगे। और फिर अगर 2 देखो 3 2 बार है तो इन्हें भी क्या बार लेंगे, एक बार लेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इनका एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। 12 12 लासा, जिसका मतलब क्या है 4 6 12 में सबसे बड़ी संख्या 12। तो यही लाइन लिखी है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या दे रखी होती हैं तो उनका लासा उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या हुई उसके बराबर हो सकता है या उन सभी संख्याओं से बड़ा हो सकता है। इतनी बात है, इतनी बात है। तो लासा जो निकला कितना निकला, 12 निकला। हमने किससे सीखा, गुणनखंड विधि से सीखा। इसी सवाल को हम करते हैं विभाजन विधि से, इसी सवाल को हम करते हैं विभाजन विधि से कि यदि हम 4 6 और 12, विभाजन का मतलब है एक साथ काटना है, सबको एक साथ काटना है। यानी कि सभी संख्या अगर हमें ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी संख्या देख लो जो तीनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या देखो जो 2 को काट दे, कम से कम 2 को काट दे, ज्यादा से ज्यादा सबको काट दे। तो 4 6 12 तीनों सम संख्या तो 2 से काट दे, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 6 12। फिर 2 से काट दें, 2 1 2 3 2 तिया 6। फिर 3 से काट दें, 1 1 1। यानी कि जब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 1 ना मिल जाए, और जैसे ही 1 1 1 नीचे बची जाए इधर जो भी आए उन सब का गुणा करो। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। जो भी गुणनफल आए भाई हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। भाई हमारा क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। तो इतनी बात आई समझ में कि हमने मासा सीखा। मासा का मतलब सीधी सीधी एक बात कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर। और लासा की जब भी बात आए तो कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो शेष गुणनखंड है, जो भी अदर फैक्टर हैं, उन सब का मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा लासा होता है। अब हम कुछ सवालों को लगाएंगे। जो सवाल हैं हमारे, जैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखा है, उन प्रश्नों को लगाकर देखेंगे। हमने कॉन्सेप्ट समझा कि मासा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लासा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सी हमें मासा के लिए लाइन याद रखनी है, कौन सी हमें लासा के लिए लाइन याद रखनी है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो शुरू के जो भी ये हैं वो हमें एक एक लाइन को पढ़ना है सही से। तो हमारा मासा और लासा से जब भी प्रश्न आएगा, किसी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। तो देखो अगर हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रम से है 2030। ये कह दें ये क्या है, हमारा एलसीएम है। 26 क्या है, एचसीएफ है। तथा पहली संख्या 182 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा था कि जब भी लासा मासा संख्याओं में संबंध पूछा जाए तो हमें तुरंत लिख लेना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो हमें कौन कौन, इसमें से 3 चीजें दे रखी होंगी, एक चीज पूछी जाएगी। जो चीज पूछी जाए उसे एक तरफ रखो, बाकी की पहुंचा दो। दूसरी संख्या पूछी गई है तो सेकंड संख्या का निकालनी है। तो एलसीएम 2030 है गुणा एचसीएफ 26 है बट्टा, अब पहली संख्या तो बट्टे में तो आएगी। तो पहली संख्या कितनी है, 182 है, 182 है। तो देखते हैं 142 है। तो ये काटें, ये काटें, कितनी बार कटेगी, कितनी बार, तो काटो। तो लगभग 26 से ये कट जाएंगे 7 बार। कितनी बार कट जाएंगे, 7 बार। कितनी बार, 7 बार। देखो 7 6 42, 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो 7 बार कटे। अब ये 7 को भाग हम 2030 में दें तो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 7 63। ये कह सकते हैं 290, 290 है। सरल, केवल इतनी बात पता करनी है कि लासा और मासा और संख्याओं का जो संबंध होता है, जो भी संबंध होता है, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल और लासा और मासा का गुणनफल आपस में कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। वो ही हम कंडीशन लगा देंगे। एक चीज पूछी जाएगी, 3 चीज दे रखी होंगी, तुरंत बता देंगे, इधर से उधर कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है।
केवल हमें अपना कॉन्सेप्ट तैयार रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ऐसे ही आगे देखें कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके लासा और मासा का गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए कि योगफल कितना होगा। जब भी अनुपात में दे रखी हो कोई संख्या तो हम मान सकते हैं, अगर हम अपना बेसिक तरीका करें तो पहली संख्या 2x मान सकते हैं और दूसरी संख्या 3x मान सकते हैं। वो कहता है इनका गुणनफल लासा और मासा का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा लासा गुणा मासा। किसके बराबर होगा, लासा और मासा के बराबर होगा। तो 2x गुणा 3x बराबर होगा 38,400 के, 38,400 के। अब देखें तो 3 दूनी 6x स्क्वायर बना, जे 38,400 बना, तो x स्क्वायर बराबर 38,400 बट्टा 6 काट लें, 6 6 36, 2 बचे, 6 चौक 24 यानी 64। तो x बराबर बना 6400। कितने का वर्ग होता है, 6400। तो 64 देखो ना कितने का वर्ग होता है, 8 का, 2 जीरो तो 1 जीरो, ये कह सकते हैं 80। x बराबर वैल्यू आई 80। ये कहता है दोनों का योगफल बताओ। तो जब पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, दोनों का योगफल 5x होगा या नहीं होगा, 5x। तो 5x का मतलब कितना, तो 5 गुणा 80, 8 पंजे 40, उत्तर होगा 400, उत्तर होगा 400। ठीक है, जब भी कॉमन वाली बात है तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करो तो हम अपना तरीका बताते हैं। अब बात आती है कि BST विवेक सर ट्रिक ये कहते हैं कि जब भी कोई अनुपात दे रखा हो तो उन्हें ही संख्या मान लो। मानो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है। तो ये कही जाए कि इनके लासा मासा का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो 3 दूनी 6, वो कहता है 6 ना है, कितना है, 6 ना है, कितना है, 38,400 है। कितने गुना बताओ, तो 6400 गुना, कितने गुना, 6400 गुना। अब जब जो गुणनफल है तो वो कहता है योगफल बताना है। योगफल तो गुणनफल में हमेशा वर्ग बनेगा और योगफल में वर्ग नहीं बनेगा। तो योगफल हमें पता है 5 बना, योगफल कितना बना, 5 बना। तो 5 भी कितने गुना, अब बस यही अंतर आएगा कि जो 6400 गुना है तो ये 80 गुना हो जाएगा। जितना वर्ग, ये वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 80 होगा। तो 80 गुना 8 पंजे 40, कितना उत्तर होगा, 400 उत्तर होगा। कितना उत्तर होगा, 400 उत्तर होगा। अगला सवाल देखें कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा एलसीएम इतना है, तो HCF ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है कि अगर हम पहली संख्या माने 3x, दूसरी संख्या 4x और चौथी संख्या 5x। अब इनका कहें कि एलसीएम बताओ कितना होगा। तो कॉमन फैक्टर है x तो कॉमन है। अब लासा कितना होगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 60x बराबर कितने के, 2400 के। तो x बराबर कितना, 2400 बट्टा 60, 0 से 0 कटा, 6 चौक 24, x बराबर कितना, 40, x बराबर कितना, 40। अब इन तीन संख्याओं का अगर हम HCF देखें तो कॉमन क्या है इसमें, इन तीनों में कॉमन केवल x दिख रही है, तो केवल x ही है। तो x और x का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया, 40 आया। x का मान कितना, तो HCF कितना होगा, 40। यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, 40। अपने तरीका से देखें, BST ट्रिक से देखें, BST से देखें तो हम कहते हैं अनुपात है, वही अनुपात लिखो। क्या 3:4:5 का अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना होगा, तो 3 4 5 कोई कॉमन नहीं है, तो हम सीधी बात करें, चाहती है 12 पंजे 60, 60। वो कहता है 60 ना है, कितो है, 2400 है, कितनों है,
2400 है, तो 60 से 2400 कितने गुना, तो 40 गुना, 40 गुना। ऐसे ही अगर हम 3 4 5 का हम का देखें HCF देखें, तो 3 4 5 में कुछ कॉमन ना है, तो कॉमन कितना माना जाएगा, 1। वो कहता है 1 ना है, वो कितो होएगो 40 गुना होएगो, 40 गुना को मतलब 40 एकन 40 होएगो। बस बात खत्म। उत्तर कितो आएगा, 40 आएगा। तो कहना मतलब इतना है कि जब भी कोई हमें जो संख्याएं अनुपात में दे रखी हो, उन अनुपात को हम एक्स फैक्स में नहीं मानेंगे। एक्स फैक्स ये बात खत्म है, जो अनुपात है उसी अनुपात में मान लो, उसी अनुपात में। पहली संख्या भाई है, दूसरी संख्या भाई है, जो अनुपात में, जैसे 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है 5। इनका लासा कितना, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 जी कहते हैं लासा 60। वो कहता है 60 ना है, कितो लासा 2400। तुलना कराओगे ना कि 60 की वैल्यू कितने के बराबर, 2400 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 2400 बट्टे 60 ऐसे कर लो, तो 6 चौक 24 कैसा कहते हैं 1 बराबर 40 सके। और मासा हमारा किस्मत से एक ही है, किस्मत से मान लो मासा एक ही है, तो उत्तर भी कितना होगा, 40 होगा। बस बात खत्म हो गई। अगला सवाल देखते हैं कि दो सहवास संख्याओं का गुणनफल 117 है, 117 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। लासा जब भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाई, लासा के जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाई कि क्या क्या होता है लासा में, वहां एक लाइन हमने बताई कि जब भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का लासा या सहभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम कहेंगे हमें दो सहभाज्य संख्या दे रखी हैं, उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो जो गुणनफल है भाई क्या होगा, लासा होगा। तो ये कह सकते हैं 117 है तो 117 ही इसका लासा होगा। और अगर मासा की बात करी जाए कि दो सहवास संख्याओं का मासा तो 1 होगा। या अभाज्य संख्या या सहवास संख्या का जब भी मासा पूछा जाए तो कितना बताओगे, 1 बताओगे। लासा पूछा जाए तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर बताओगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मासा और लासा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। अगली क्लास में और अच्छे से प्रश्न लाए जाएंगे, अच्छे से अच्छे जो एग्जाम में आए होंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सब प्रश्न, यानी कि हम कह सकते हैं जो भी लासा और मासा से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसा भी कॉन्सेप्ट बनता है हम वो क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे। शुरू में थोड़े छोटे प्रश्न करेंगे, फिर बड़े करेंगे, एंड में अच्छे प्रश्नों को लगाएंगे जो हमें लगभग हर बड़े एग्जाम में मिल सकते हैं। तो फिर से आज की जो वीडियो गुरु पूर्णिमा के दिवस पर बनाई जा रही है, तो आज जो भी इस वीडियो को देखें और अपने जो भी मिलने वाले या जो साथी संगी जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके पास वीडियो को भेजें और उन्हें भी लासा और मासा के टॉपिक से बहुत ही अच्छे से परिचय कराएं। जिन्हें गणित सबसे ज्यादा कठिन लगता है उनके पास जरूर वीडियो भेजी जाए और उन्हें वीडियो को देखना चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उन्हें कमेंट के द्वारा आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर पर हमें अपनी परेशानी को भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 99 177 73 751, कह सकते हैं 9917373751 इस नंबर पर अपनी समस्या को हमें भेज सकते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आई या कोई चीज हमें कठिन लगी कि इस चीज को दोबारा समझाएं, तो फिर वो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। बाकी के इसके जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम अगली वीडियो में
और अच्छे से समझेंगे पूरे टॉपिक को लासा मासा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे के जो भी चैप्टर आएंगे उन चैप्टरों को लगभग में पूरे मैथ में जो भी मेथड लगेगा, जो भी पूरे मैथ को सॉल्व करने में जो भी मेथड लगेगा, वो मेथड हमारा लासामासा से होगा या फिर अनुपात समानुपात से होगा। अनुपात अनुपात और अनुपात के ही ऊपर लगभग में पूरे चैप्टर खत्म होंगे। तो हमें सीखते हुए चलना है, धीरे 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 सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सीखें। बाद बाकी गुरु पूर्णिमा की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, धन्यवाद।